नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेश में हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर चर्चा कर रहे थे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की आज हमारी अंतिम क्लास है। कल से हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। कोई चीज़ यदि इस क्लास में या इस भौतिक प्रदेश में आपको समझ नहीं आई है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। फिर भी समझ नहीं आएगी, तीसरी बार चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने हिमालय के दर्रे पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ दर्रे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दर्रे का नाम आपको दे दिया जाता है और फिर पूछते हैं ये दर्रा किसको किससे जोड़ता है या ये दर्रा कहाँ पड़ता है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको मैप पर सारे दर्रे करवा रहा हूँ, एक मैप पर चार चार दर्रे ले रहा हूँ, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और एक ही बार समझने की ज़रूरत है। जब एक बार आप दर्रे समझ जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये दर्रा अपने उत्तरी स्टेट में पड़ता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, लद्दाख में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, और ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ेंगे। हिमालय में यही दर्रे, या तो पश्चिमी हिमालय के दर्रे या पूर्वी हिमालय के दर्रे। अभी आज हम पूर्वी हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे। देखो, पिछली क्लास की मैं कुछ रिकॉल करा दूं कि हमने लगभग 15 दर्रे पढ़ लिए थे। मैंने कुछ फोटो दिखाई थी, जैसे ये रोहतांग पास का दर्रा है। रोहतांग पास जो है ना अपना, उसकी इमेज है। रोहतांग जो पास है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और इस रोहतांग पास को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है रोहतांग पास को। ठीक है, अब एक पास और पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने बताया था इस पास को कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कश्मीर का प्रवेश द्वार। आप मुझे बताइए कि कश्मीर का प्रवेश द्वार कौन से दर्रे को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मैं क्लास आगे कंटिन्यू करता हूं। जैसे ही आपको याद आए कि कश्मीर का प्रवेश द्वार कौन से दर्रे को कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बतानी है। मैंने आपसे बताया था कि जो ये अपना रोहतांग पास है, इस पर अटल सुरंग बनी हुई है। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग बनी हुई है रोहतांग पास पर। एक दूसरी सुरंग मैंने आपको पढ़ाई थी, जवाहर सुरंग। ये जवाहर सुरंग जो है ये कौन से दर्रे पर निर्मित है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये दोनों चीजें आप मुझे बताएं। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये था कल की क्लास का कुछ मोटा मोटा रिवीजन, ताकि ये पता चले कि चीजें आपको याद हैं या नहीं। अब शुरू करेंगे हम आज की क्लास। अब हम देखेंगे पूर्वी हिमालय के दर्रे। कल हमने देखे थे पश्चिमी हिमालय के दर्रे, आज हम देखेंगे पूर्वी हिमालय के दर्रे। पूर्वी हिमालय में आज हम सिक्किम से शुरू होंगे, है ना। इस एरिया से शुरू होकर यहाँ तक चलेंगे मणिपुर तक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दर्रा है जो यहाँ पड़ेगा। इस दर्रे का नाम है, 15 दर्रे हम पढ़ चुके थे, ये 16वां दर्रा है हमारा। इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। ये जो नाथुला दर्रा है, इससे प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 4300 मीटर है। ये बात आपको याद रखनी है, 4300 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। प्राचीन रेशम मार्ग इससे गुजरता है। वर्तमान में इस दर्रे का जो प्रयोग है वह कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए किया जाता है और ये भारत और चीन के लिए व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है। भाई, पहले यहाँ प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था तो मतलब अब भी व्यापार हो सकता है ना, तो ये व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील दर्रा है, ये भी आपको याद रखना है। हमने क्या क्या पढ़ा नाथुला दर्रे में? हमने पढ़ा कि यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत को चीन से जोड़ देता है। 4300 मीटर की हाइट पर स्थित है। प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था, व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है और वर्तमान में इसका प्रयोग कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए किया जा रहा है। यही चीजें आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट बनाकर इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप भी नोट्स बना लें, एक बॉक्स बनाएं, इस प्रकार का एक बॉक्स बना लें और उसमें यहाँ लिखें 16 नंबर दर्रा, फिर लिखें 17 नंबर, फिर लिखें 18 नंबर, फिर लिखें 19 नंबर। एक मैप पे हम 4 ही वो कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये आपका एक मैप है। इस प्रकार से उसको डिजिट लिख दीजिए और वो उसके साइड में 16 की साइड में तीर लगा के लिख दीजिए नाथुला दर्रा। फिर जब आप नाथुला दर्रे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो वहीं लिख लो। फिर 17 नंबर की तरफ अपन लिखेंगे दूसरा दर्रा, 18 पे तीसरा दर्रा और 19 पे चौथा दर्रा। तो उनकी डिटेल उनके सामने लिख लेंगे। अभी हम बात करते हैं नाथुला दर्रे की। क्या कहता है नाथुला दर्रा?
देखिए, नाथुला जो दर्रा है इसमें सबसे पहले लिखिए, यह दर्रा दर्रा सिक्किम राज्य में है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में, यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लिखिए, यह दर्रा 4300 मीटर, यह दर्रा लगभग 4300 मीटर, लगभग 4300 मीटर की, यह दर्रा लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, एग्जैक्ट हाइट नहीं है, लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर। और कोई आपसे हाइट पूछने वाला भी नहीं है, वो ऐसे ही मैंने नोट्स में कुछ चीजें ऐड करें ताकि ज्यादा पढ़ेंगे किसी टॉपिक के बारे में तो वो अच्छे से याद होगा, इसलिए मैंने ऐड किए। तीसरा बिंदु लिखें आप, इस दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग, इस दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। इस दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। चौथा लिखिए, वर्तमान में इस दर्रे का प्रयोग, कैलाश मानसरोवर की, वर्तमान में इस दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए किया जाता है। यात्रा करने के लिए किया जाता है। यात्रा करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ जोर देने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, आप आराम से समझिए। पहला हमने देखा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या है कि भारत का जो सिक्किम राज्य है उसमें स्थित है, लगभग 4300 मीटर की हाइट पर है। प्राचीन जो रेशम मार्ग था वो यहीं से गुजरता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसके लिए, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाओ, स्टार मार्क लगा लो इस चीज़ पर। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि प्राचीन रेशम मार्ग कौन से दर्रे से गुजरता था, और वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए दिया उसने जेलेपला, ठीक है। ऑप्शन बी दिया उसने बोमडीला, ऑप्शन सी दिया नाथुला, और ऑप्शन डी आपको दे दिया जैसे दीफू दर्रा। और आपसे पूछ लिया कि प्राचीन रेशम मार्ग कौन से दर्रे से गुजरता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो प्राचीन रेशम मार्ग है वो नाथुला दर्रे से गुजरता है। ठीक है, नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट दर्रा है और इससे प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम दूसरे दर्रे की। ये दर्रा कंप्लीट हो गया, आज का हमारा पहला दर्रा कंप्लीट हो गया है। दूसरे दर्रे की बात करें तो दूसरा दर्रा है, ये पेन ले लिया मैंने, और ये दर्रा है 17 नंबर जेलेपला दर्रा। ठीक है, इसको लिखिए आप जेलेपला दर्रा। अब इधर आ जाइए, मैं यहाँ 17 लिख के इसके बारे में बताता हूँ। ये दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम और भूटान की सीमा पर स्थित है जेलेपला दर्रा। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम और भूटान की जो सीमा है उस सीमा क्षेत्र पर स्थित है जेलेपला दर्रा। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, क्या है यह दर्रा, यह दर्रा सिक्किम और भूटान की सीमा क्षेत्र पर, भूटान की सीमा क्षेत्र पर लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
जेलेपला दर्रा भारत और भूटान की सीमा पर है। लगभग 4500 मीटर की हाइट पर यह दर्रा स्थित है। दूसरा लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में लिख देंगे यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब तक हमने दो दर्रे पढ़े पूर्वी हिमालय में। पहला पढ़ा नाथुला दर्रा, दूसरा पढ़ा जेलेपला दर्रा। दोनों ही दर्रे इंपॉर्टेंट है। नाथुला के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन रेशम मार्ग कौन से दर्रे से गुजरता था। और अगर हम जेलेपला की बात करें तो इसके बारे में पूछेगा कि वह कौन सा दर्रा है जो सिक्किम और भूटान की सीमा क्षेत्र पर स्थित है, तो वो जेलेपला दर्रा है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जब हम पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं। कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक एक बात को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, कोई बात समझ नहीं आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन दर्रे समझ में आने चाहिए। अगर दर्रा इतने समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम और अलग तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए, दर्रे को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या लगता है, मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार दर्रे माथा ख़राब करते हैं, मतलब पूरा सर दुखा देते हैं। तो इसलिए मैंने खुद के हिसाब से जो मैंने तैयारी की है कि भाई कैसे दर्रों को याद रखा जाए, तो मैंने सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की कि पहले मैंने ऊपर के जो हिमालय या पश्चिमी हिमालय या नॉर्थ स्टेट में जो दर्रे पड़ते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर मैंने नॉर्थ स्टेट वाले दर्रे याद किए, नॉर्थ स्टेट वाले जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हमारे उनमें जो दर्रे हैं। और फिर या इनको ऐसे मान लो कि पहले हमने पश्चिमी हिमालय के दर्रे पढ़े, फिर हमने पूर्वी हिमालय के दर्रे पढ़े। तो सिस्टमेटिक ढंग से सारे दर्रे अलग अलग हो गए और मुझे ये याद हो गया कि कौन सा दर्रा कौन से हिमालय में पड़े। उसके बाद दो चीज़ें क्लियर हुई कि एक तो मुझे ये क्लियर हुआ, एक मिनट, ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हुई कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जैसे जिस दर्रे के बारे में मैंने सुना ही नहीं, मतलब याद नहीं है मुझे कि दीपू दर्रा कौन सा है। अब मुझे इतना पता है कि दीपू दर्रा पूर्वी हिमालय में पड़ता है, तो उसमें जो पश्चिमी हिमालय के पॉइंट दिए हुए होंगे, जैसे कुल्लू को मनाली से जोड़ना या भारत तिब्बत कैलाश मानसरोवर की यात्रा मार्ग प्रशस्त करता है, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं आएंगी। क्योंकि एक माइंड सेट है कि ये पूर्वी हिमालय में है तो उत्तर पूर्व स्टेट में होगा। या फिर आपसे पूछ ले कि दीपू दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, और वहाँ दे दे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर दे दे आपका लद्दाख, और एक दे दे आपको अपना अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब क्लियर हो जाता है कि पूर्वी हिमालय में मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए मैंने इन दर्रों को पश्चिमी हिमालय के दर्रे अलग पढ़ाए, फिर पूर्वी हिमालय के दर्रे अलग देख रहे हैं हम। इसी प्रकार से इनको याद रखना है। ठीक है, दो दर्रे हम पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरा दर्रा देखेंगे। तीसरा दर्रा है, यहाँ है बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा। लिखिए, पहला तो पॉइंट यही हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक दर्रा हमने पश्चिमी हिमालय या बात करें जब हम उत्तर के जो स्टेट हैं हमारे, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, वहां पड़ा था बड़ा लाचा दर्रा, जिसे 12 लाचा दर्रा भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बोमडीला है, वो बड़ा लाचा था। ठीक है, ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किसको किससे जोड़ेगा? तो ये तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है बोमडीला दर्रा। इस पेज पर हमने 3 दर्रे पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से दर्रे पढ़े? इस पेज पर हमने पढ़ा सबसे पहले नाथुला दर्रा, जो कि प्राचीन रेशम मार्ग जिससे गुजरता था। फिर हमने पढ़ा जेलेपला दर्रा, जो
भारत भूटान और उसकी सीमा पर स्थित है। फिर पढ़ा हमने बोमडीला दर्रा जो कि तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। जेलेपरा दर्रा सिक्किम और भूटान के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। लगभग 4500 मीटर की हाइट पर यह दर्रा स्थित है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला दर्रा। अगले पेज पर आ जाएं। अगला मैप ले लिया हमने, ठीक है। पिछले मैप पर जितनी चीजें थी वो हमने क्लियरली पढ़ ली हैं। अब बात करेंगे हम इस वाले मैप पर कि अब आगे कौन कौन से दर्रे हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं रेड पेन से एक दर्रा बना रहा हूं। इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? यांग याप दर्रा इंपॉर्टेंट दर्रा है यहां के लिए भी, और जब हम नदियां पढ़ेंगे वहां के लिए भी। यांग याप दर्रा। ठीक है। यांग्याप जो दर्रा था ना, उसमें क्या हुआ देखिए। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से इस दर्रे से इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, कोष्टक में लिख लो दिहांग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, अब आप मुझे बताएंगे कि सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ना? ये तो मैंने आपको बता दिया कि यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और वो दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम दिहांग नाम है, और जब ये यांग्याप दर्रे से गुजरती है तो इसका नाम दिहांग होता है। उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा था? 19वां दर्रा। 4 दर्रे हमने पढ़ लिए। इस दर्रे में इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। आगे वाले दर्रे ज्यादा बड़ी चीजें उनमें याद रखने वाली नहीं है, ठीक है। अब एक दर्रा आएगा पांग साउ दर्रा। 20 नंबर दर्रा है पांग साउ दर्रा। इसके बारे में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि पांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर लिख ले छोटा सा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। इसके बाद 21 नंबर का दर्रा आप देखेंगे तो ये दर्रा है, यहां बना देता हूं मैं, यानी ये इसकी लोकेशन लगभग यहां आएगी ना। ये दर्रा है लेक पानी दर्रा। कौन सा? लेक पानी दर्रा। इसके बारे में भी आपको क्या याद रखना है कि जो लेक पानी दर्रा है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये इस तरफ भारत का अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र भारत का है, और यहां पर म्यांमार शुरू हो जाता है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है लेक पानी दर्रा, ठीक है। इतना ही याद रखना है। अब आते हैं हम दीफू दर्रे पे। इंपॉर्टेंट है, यहां पर आ जाइए। यहां पर है 22 नंबर दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा, ठीक है। इसमें लिखिए यह दर्रा, दीफू दर्रे में लिखिए दीफू जो दर्रा है ना वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे से भारत म्यांमार से जुड़ता है। भारत और म्यांमार के बीच व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है या स्थलीय मार्ग प्रदान करता है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ेगा। दीफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। लिखिए यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यह दर्रा
अरुणाचल प्रदेश में, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, दीफू दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार से जोड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं हम एक और दर्रे की, 23 नंबर दर्रा, और इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, और इसके बारे में हम इधर लिख लेते हैं। तुजू जो दर्रा है ना, वो मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, और इस दर्रे से, तुजू जो दर्रा है ना, इस दर्रे से भारत या मणिपुर में जो इम्फाल नामक जगह है वो म्यांमार से जोड़ती है। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा अरुणाचल अरुणाचल नहीं, मणिपुर में स्थित है। यह दर्रा मणिपुर में स्थित है। वो कंटिन्यूसली अरुणाचल चल रहा था ना, वो याद रह गया मुझे। यह दर्रा मणिपुर में स्थित है। यह दर्रा मणिपुर में स्थित है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। यह दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से जोड़ता है। ये टोटल दर्रे हैं हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे। ठीक है, हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें हमने लगभग 23 दर्रे पढ़ लिए हैं। सफिशियंट है, कोई क्वेश्चन निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, इसके बाहर से नहीं निकलेगा, है ना। क्या अगर कोई दर्रे का क्वेश्चन बनता है तो लगभग इन 23 जो दर्रे हमने पढ़े इनसे बन जाएगा, और यही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब आज हमने कौन कौन से दर्रे पढ़े इसका हम रिवीजन कर लें, एक साथ ही कर लेते हैं जो हमने यहाँ बना रखे थे। हमने दर्रे पढ़े, ये 15 दर्रे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हमने सबसे पहले जो दर्रा पढ़ा था उस दर्रे का नाम था, जहां मैं लिख देता हूं 16 नंबर, नाथुला। नाथुला दर्रा पढ़ा सबसे पहले हमने, है ना। उसके बाद है ना, सबसे पहले हमने पढ़ा नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रे के बाद 17, नाथुला दर्रा क्या था? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह भारत को चीन से जोड़ता है, और प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रे से गुजरता है। उसके बाद हमने 17 नंबर दर्रा पढ़ा, और इस दर्रे का नाम था जेलेपला। कौन सा दर्रा था ये? ये दर्रा था जेलेपला। इस दर्रे की खास बात क्या थी? ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सिक्किम और भूटान के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, और ये भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने 18 नंबर दर्रा पढ़ा, बोमडीला। बोमडीला बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश की जो तवांग घाटी है उसे तिब्बत से जोड़ता है। अब आते हैं हम 19 नंबर दर्रे पर। 19 नंबर जो दर्रा था वो था यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, ये जो यांगयाप दर्रा था ना, यांगयाप, ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दिहांग नाम से यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये इस दर्रे के बारे में याद रखना था आपको। फिर हमने पढ़ा 20 नंबर दर्रा, पांग साउ दर्रा। पांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। फिर हमने पढ़ा था 21 नंबर दर्रा,
और 21 नंबर दर्रे का नाम था लेक पानी दर्रा। लेक पानी, यह दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इतना देखा। फिर हमने 22 नंबर दर्रा पढ़ा, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट दर्रा देखा था 23वां, तूजू दर्रा। तूजू दर्रा, और इस दर्रे से इम्फाल को म्यांमार से जोड़ रहे थे हम। ये दर्रा मणिपुर में स्थित है। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से? वो आपसे ये पूछ सकता है, अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए पहले आप। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से, क्वेश्चन में यही लिख देता हूं, निम्न में से, निम्न में से कौन सा दर्रा, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन हो, ए बॉमडिला, बी यांग्याप, सी लेक पानी, और डी तूजू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? बोमडिला, यांग्याप, लेक पानी, तूजू, इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? ये बात आपको बतानी है। ये इस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। अब हमारी लगभग क्लास तो पूरी हो चुकी है हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में बाकी रह गया हो। ठीक है, अब हम एक चीज और देखेंगे छोटी सी। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है उसमें जो पश्चिमी हिमालय है और पूर्वी हिमालय है उनमें क्या अंतर है, ये एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी और हिमालय पर्वतीय प्रदेश वाला जो हमारा टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय व पूर्वी हिमालय में अंतर। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी हिमालय में अंतर। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी हिमालय में अंतर। अब एक तरफ तो आप लिख दीजिए पश्चिमी हिमालय, जैसे मैंने यहां लिख दिया रेड पेन से, पश्चिमी हिमालय, और पेज को दो भागों में बांट लो। यहां मैंने लिख दिया रेड पेन से, रेड से क्यों बांट रहा हूं मैं इसको, ब्लैक से बांट देता हूं ना। ये ब्लैक से मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, और इधर मैंने ग्रीन तो हमने वाले रखा है, इस ब्लू पेन से ले लिया पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। अब लिखना शुरू करते हैं। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पहला पॉइंट डालना है ना। तो पहला पॉइंट डाल के लिखिए, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय पश्चिमी हिमालय कहलाता है। क्या डालना है, लिखिए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय पश्चिमी हिमालय कहलाता है। पश्चिमी हिमालय कहलाता है।
80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय पश्चिमी हिमालय कहलाता है। या दूसरी तरह से बोलें तो सिंधु से काली नदी के बीच का हिमालय। दूसरा यहीं पर लिख लें, दूसरा पॉइंट भी लिख लें, सिंधु से काली नदी, सिंधु से काली नदी के बीच का हिमालय। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर लिखिए पूर्वी हिमालय में 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित हिमालय। पूर्वी हिमालय कहलाता है। 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित हिमालय पूर्वी हिमालय कहलाता है। एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा ना कैसे। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय। अब देखिए क्या था, ये समझने की बात है। एक पॉइंट को समझिए, जैसे मैं मैप पे चलता हूं, पहले कोई मैप होगा हमारे पास आगे। ओहो, ये बीच में फंस गया क्या? कोई नहीं, इसको बाद में सेट करके दे देंगे आपको। जैसे ये हिमालय, हमने प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था, ये सिंधु नदी थी, ठीक है। फिर उसके बाद सतलज नदी, इन दोनों के बीच में था पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच में था कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच में था नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर ये जो दिहांग नदी है इसके बीच में था असम हिमालय। तो ये जो विस्तार है ये तो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम का विस्तार, इसे बोलते हैं हम पश्चिमी हिमालय। ये है हमारा पश्चिमी हिमालय। ये जो 800 किलोमीटर में नेपाल में जो हिमालय का विस्तार है, ये नेपाल हिमालय वाला भाग अगर हम हटा दें तो यहाँ आती है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी से ये है दिहांग नदी, या जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, जो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। इन दोनों के बीच में असम हिमालय, इस वाले भाग को, ये है 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके पूर्व में विस्तार है पूर्वी हिमालय का। आप समझ गए कि पूर्वी हिमालय कौन सा है और पश्चिमी हिमालय कौन सा है। सिंधु से लेकर काली नदी के बीच का हिमालय पश्चिमी हिमालय, या 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित पश्चिम में स्थित हिमालय, पूर्व में नहीं पश्चिम में स्थित हिमालय। फिर आता है 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित हिमालय, या तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिमालय पूर्वी हिमालय कहलाता है। यह बात आपको याद रखनी है ना। दो बिंदु हो गए। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु देखिए आप, इस क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है। अब इधर लिखना, इस क्षेत्र में जैव विविधता, इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब अगला पेज पे चलते हैं, हम चौथा पॉइंट लिखते हैं। सीधी लाइन ही नहीं खींच रही है ना। अब 4 नंबर पॉइंट लेते हैं। इसमें औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। 100 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी हिमालय की जो औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर है, तथा पूर्वी हिमालय में, इसमें लिखिए, इसमें
इसमें औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी जो हिमालय है ना, उसकी औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है और पूर्वी हिमालय की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, औसत वर्षा। अगला पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, लिखिए, इस हिमालय की हिमरेखा अधिक है। इस हिमालय की हिमरेखा अधिक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए 5500 मीटर। पश्चिमी जो हिमालय है ना, उसकी हिमरेखा 5500 मीटर है। कितनी है? 5500 मीटर है। और इसमें लिखिए, इस हिमालय में आर्द्रता अधिक, इस हिमालय में आर्द्रता अधिक, इस हिमालय में आर्द्रता अधिक तथा हिमरेखा की ऊंचाई कम है, अब कितनी है? तो ब्रैकेट में लिख दो 4500 मीटर। ये मैंने पहले जब हिमालय का परिचय पढ़ाया था तभी बता दिया था कि पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5500 मीटर है और पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर है। अब बात करें छठे पॉइंट की। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई, पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती, कैसे? जैसे ये बढ़ रही है, ये ऊंचाइयां ऐसे बढ़ रही है, तो ये क्रमिक रूप से बढ़ने वाली ऊंचाई हैं। और इसमें पूर्वी हिमालय की ऊंचाई एकाएक बढ़ती है। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने हिमालय का सामान्य परिचय पढ़ाया था शुरू में ही, जब हमने महान हिमालय शुरू किया था, उसी समय मैं ये दोनों बिंदु समझा चुका हूं। ठीक है, अब 7वें बिंदु की बात करें तो 7वां बिंदु एक और लिख लीजिए जो सफिशियंट है, इतने अंतर अगर आपको आते हैं तो। 7वां है, गंगा, यमुना व सिंधु नदियां इस भाग में है। और इधर लिख दीजिए आप तीस्ता और दिहांग नदियां, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी इस भाग में है। ठीक है, यह था पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में अंतर। आज की क्लास में इतना ही। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।